फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि अगला क्लास भी हो जाए, क्योंकि 2 क्लास होगा शाम में तो बेहतर रहेगा। अगला क्लास होगा जिसमें हिंदी का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, 50 यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो इसको पहले फटाफट पढ़ा लेते हैं, उसके बाद सेकंड क्लास होगा उसमें हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष बाबू कब से कब तक होता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बात आप लोग मानिए। जो भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे वो सभी आप लोग याद रखिएगा, तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। जो पढ़ाया गया है वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये हमारा 100% है, लिख के हम आपको दे देंगे। तो जो भी यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है उसे पढ़िए काफी अच्छे तरीके से और याद करिए, इससे बाहर बाबू नहीं आएगा। आप लोग भरोसा रखना है काफी अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब यहाँ पे एगो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा जल होने के कारण बाबू पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा जल है। और इसको जब दूसरा ग्रह से हम लोग देखते हैं ना तो ये नीला नीला दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग याद रखिए कि जो पृथ्वी है ना इस पे 71% जल है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए मानव का, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए जीव जंतु या मानव में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि मानवों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है या जीव जंतुओं के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। 65। बहुत ही बढ़िया, ऐसा तैयारी होना चाहिए। ऐसा तैयारी रहेगा ना तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि आपको मतलब एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा के सेट कर ले, आप 100% यहाँ पे बना के आइएगा। ऐसा अगर तैयारी रहेगा, जो क्वेश्चन बताइए अगर आप लोग आंसर दे देते हैं तो एग्जामिनर कितना भी अपना देह ऐंठ लेगा, कैसे भी कितना भी भारी करके क्वेश्चन देगा, आप लोग 100% बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। और इंटर का एग्जाम बहुत ही इजी हो रहा है, क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन बैंक पे ध्यान देना है। क्योंकि अब की बार का जो एग्जाम हो रहा है ना, इंटर का भी इजी हो रहा है, मैट्रिक का भी इजी होगा, ठीक है ना। इंटर का जो क्वेश्चन है वो पूरा लड़ रहा है पढ़ाया हुआ, और मैट्रिक का भी लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि पूरा एकदम भारी भारी क्वेश्चन आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक पे फोकस करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसको आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि इंटर का एग्जाम हम लोग करवा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए इंटर का जिस साल भारी होता है ना, मैट्रिक का भी भारी होता है। इंटर का जिस साल हल्का होता है, मैट्रिक का भी हल्का होता है। तो आपका भी एकदम हल्का होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप लोग तनी ज्यादा क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में बाबू किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो आपको याद रखना है भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या, आप वोट किसे दे के आए हैं किसी को पता नहीं चलेगा। भारत में जो लोग वोट देने जाते हैं, क्या आपको पता चल जाता है कि उसके घर के लोग किस पे वोट दिए, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा किस पे वोट दिया गया है। उसे हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर के लोग किसे वोट दिए। वही जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, ये खुल्लम खुल्ला वोटिंग होता है, और ये स्विट्जरलैंड में है। इसे आपको याद ना, आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं वो सब लोग को पता है, ठीक है ना। तो वो खुल्लम खुल्ला वोटिंग होता है कहां पे, स्विट्जरलैंड, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। लेकिन भारत में क्या है, गुप्त तरीके से होता है, तो ये अप्रत्यक्ष है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत में बाबू कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में, इसे आपको याद रखना है। और जो ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे बाघ यानी टाइगर पाए जाते हैं, आपको याद रखना। और जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन आता है कि सुंदरवन में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो सुंदरवन है ना, ये बाबू कहां पे, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और यहां पे भी बाबू बाघ ही पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। बंगाल टाइगर यहां भी पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं। तो झारखंड में बाबू कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन झारखंड का एक झरिया क्षेत्र है ना, यहाँ पे और ज्यादा सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगर भारत में कहीं सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है तो झरिया क्षेत्र में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और जो कोयला होता है ना बाबू, आपको याद नहीं, ये 4 प्रकार का होता है, और जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, और सबसे जो खराब कोयला होता है वो पीट होता है। और भारत में किस किस्म की कोयला पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बिटुमिनस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। यानी राजनीतिक दलों की नींव का मतलब क्या होता है, नींव का मतलब नींव, जैसे घर का नींव पड़ता है ना, नींव पड़ता है तब तो घर बनता है ना। यानी राजनीतिक कहने का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक दल सबसे पहले किस देश में बना, राजनीतिक पार्टी किस देश में बना सबसे पहले, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपको याद रखना है सबसे पहले राजनीतिक पार्टी बना, इसे आपको याद रखना है। और यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जो ब्रिटेन है यहां पे किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो आपको याद रखना है कि जो ब्रिटेन है यहां पे एक दलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो आपको पता है ना नीति आयोग कैसे बना था, तो योजना आयोग को भंग करके या योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, योजना आयोग का नाम बदल के। नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो बाबू इसमें से बंगाल का शोक कौन सा है, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी। दामोदर जो नदी है ना, ये बंगाल का शोक है। बंगाल में बाढ़, देखिए बंगाल में जो बाढ़ लाती है ना वो दामोदर नदी है, और बिहार में जो बाढ़ लाती है वो कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ना ये बिहार में बाढ़ लाती है, तो इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिए। और जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल में शोक लाती, मतलब बाढ़ लाती है, तो ये क्या हुआ बाबू, पश्चिम बंगाल का शोक हुआ। अब एक और क्वेश्चन आता है असम का शोक, ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। असम का शोक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है कि असम का शोक किसे कहते हैं, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे बोलते हैं, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी नदी को। ये आप लोग तीनों याद रखिएगा, एगो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। एक एक क्वेश्चन बाबू एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। क्वेश्चन आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और जो भी इसमें से प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसमें बाबू बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन जो कर्नाटक है ना ये बीमारू राज्य नहीं है, ये आपको याद नहीं, ये 3 गो बीमारू राज्य है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पिछड़ा राज्य का मतलब क्या हुआ, हमेशा सब चीज में पीछे रहने वाला, हमेशा सब चीज में पीछे रहने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की बाबू वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा गया है, मुंबई को, ये आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। अभी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहां पे संस्थागत वित्त का साधन है, यानी संस्थागत यानी उसका संस्था होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन है जिसका संस्था होगा, व्यापारी का कोई संस्था नहीं होता, जाइएगा ऐसे ही कर्ज दे देगा। रिश्तेदार का कोई भी संस्था नहीं होता है, महाजन का कोई भी संस्था का मतलब ब्रांच, बैंक का ब्रांच होता है ना, आपके भी शहर में होगा, फिर दूसरा गांव में जाइएगा, दूसरा बाजार पे जाइएगा, वहां पे भी ब्रांच होता है। लेकिन रिश्तेदार का ऐसे ब्रांच नहीं खोला रहता है कि आइए मुझसे कर्ज ले जाइए, लोन ले जाइए, ऐसे नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यापारी का कोई भी ब्रांच नहीं होता है, रिश्तेदार का नहीं होता है, महाजन का नहीं होता है। व्यवसायिक बैंक, जो बैंक होते हैं ना बाबू, जो लोन देने वाले होते हैं, इनका ब्रांच आपको सब जगह पे मिल जाएगा। तो ये क्या है बाबू, ये संस्थागत वित्त का साधन है, और ये क्वेश्चन बाबू फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको समझ लेना है काफी अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू किस
देश में है? भारत में। भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ चीजें आपको सरकारी दिखाई देगा, कुछ प्राइवेट। जैसे भारत का देख लीजिए स्कूल, एक सरकारी स्कूल है, उसकी उसी के बगल में एक प्राइवेट स्कूल होता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में आपको याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और चीन में आपको याद रखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, ये सबसे ज्यादा किस पर बल देता है? तो लोक कल्याण पे, यानी लोगों के कल्याण पे बल देता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस पर बल दिया जाता है? तो अपने ऊपर, क्योंकि सारा कंपनी हमारा है तो सब प्रॉफिट किसको होगा? हमारा होगा, खुद को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? प्रांत का मतलब होता है राज्य। ताड़ी लोग निकालते हैं ना, तड़कुल से ताड़ी निकालते हैं, पीते हैं। एक वो दिन आता है, चैतार उतार शायद होता है, जिसमें लोग खूब नहीं, वो कौन सा है, मतलब कोई दिन होता है उसमें सबसे ज्यादा लोग गर्मी में वो लोग पीते हैं, ताड़ी निकाल निकाल पीते हैं। आपको याद रखना है, तो ये नासा से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन, जिसमें पुरुष लोग ताड़ी पीते हैं ना, उसके विरोध के लिए हुआ था, इसे आपको याद रखना है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने चलाया? महिलाओं ने कि पुरुषों ने? पुरुष लोग तो चलाएगा नहीं, क्योंकि पुरुष लोग पीता है, तो पुरुष लोग क्यों ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाएगा? ठीक है ना, तो अधिकतर पुरुष लोग पीते हैं। तो ये महिलाएं जो अपने पुरुषों से तंग हो गई थी पीने की वजह से, वो चलाई थी, आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने चलाया, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन बाबू आपको याद रखना है महिलाओं ने चलाया। पुरुष तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि पुरुष खुद पीते हैं ताड़ी, तो क्यों चलाएंगे? तो ये आपको याद रखना है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो नेपा नगर है बाबू, ये कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। नेपा नगर में क्या बनता है? अखबारी कागज, अखबार का कागज बनता है नेपा नगर में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपको याद रखना है 1907 में इसका स्थापना हुआ। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला लौह इस्पात कंपनी कौन सा है, तो भारत का पहला लौह इस्पात कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का मतलब क्या होता है? वैसा देश जो राज्यों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे उसे हम लोग बोलते हैं संघ सरकार। जैसे भारत है, ये 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है, ये राज्यों से मिलकर बना है, तो भारत संघ सरकार का उदाहरण है। इसी प्रकार जो अमेरिका है ना बाबू, आपको याद रखना है, ये भी संघ सरकार का उदाहरण है। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आप लोग नाम याद रखिए, यही बोर्ड एग्जाम में आता है। और भारत, ये 3 गो नाम आपको याद रखना है, ये संघ सरकार का उदाहरण है, अमेरिका, कनाडा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल रहता है? तो जितने भी कुकुर बिलार, जितने भी मतलब प्राणी है, या जितने भी मनुष्य हैं, चाहे जो भी हैं, जो जीवित हैं, आपको याद रखना, प्लांट को छोड़ के, पेड़ पौधों को छोड़ के, कितना प्रतिशत उनके शरीर में जल होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे 65% जल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बाबू सोपानी कृषि होता है पहाड़ों को काट काट के, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पे सोपानी कृषि होता है। एक एक क्वेश्चन बाबू एकदम VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग VIP क्वेश्चन भी बोल सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महंतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महंतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? तो कौन सा पत्र है, यानी वो कौन सी पत्रिका है या समाचार पत्र है जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा रातों रात चेंज कर दिया, इंग्लिश से हिंदी कर दिया, चाहे मराठी कर दिया? वो कौन है? तो आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, इसे आपको याद रखना है। यही